हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं ध्रुव खत्म का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। अजीब मानव है तू, सामने खड़े साक्षात मौत के परकाले को देखकर भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मुकाबला करने की सोच रहा है। आश्चर्य, मैं भागने की सोच तो रहा हूँ अधेड़ी, पर तुम्हारे मालिक मृत्यु के पीछे, और यह काम तुमसे मुकाबला करने के बाद ही किया जा सकता है। असंभव। अतेड़ी तुझे एक ही शर्त पर जाने दे सकता है। तुझे अपनी खाल मुझे देनी होगी, फिर तू जा सकता है। इसके हाथ इसके हाथ लग गया तो सचमुच मेरी खाल उधेड़ डालेगा। इससे बचते रहना होगा, थकाना होगा इसको, फिर इस पर काबू पाना आसान होगा। आह, यह क्या! इसके शरीर से बहते पसीने में एक बेहोशी करने वाली गंध निकल रही है। मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। अब देख कि अधेड़ी कैसे उधेड़ता है तेरी खाल को। आह! इसके हाथ पर गैंडे के सींग के आकार के पैने सींग उभर आए हैं, और इनके एक वार मेरी खाल को फाड़ सकते हैं। यह पहला कदम है मानव खाल में चीरा लगाना। उसके बाद खाल को इस हाथ से फाड़कर अलग किया जाता है। डर मत, मुझको बहुत अनुभव है। अब तक मैं अनगिनत खालें उधेड़ चुका हूँ। एक पल भी नहीं लगेगा तेरी खाल को शरीर से अलग होने में। आह! इसको थकाने के चक्कर में मुसीबत मोल ले ली मैंने। अब ये गंध मुझे ना तो शक्ति बटोरने का मौका दे रही है, और ना ही सोचने का। गंध को रोकने के लिए बहते पसीने को रोकना होगा, और इसके लिए इसको नहलाना होगा। आह! ओह! मुझे घिन है पानी से, और तूने मुझे पानी से भिगाया। अब मैं तेरी खाल को एक पल में नहीं खींचूंगा, आराम से उतारूंगा, खरोच-खरोच कर, और तेरी चीखों से अपने शरीर को गर्म करूंगा। आह! ये तो और खुंखार हो गया, लेकिन अब इसके पसीने की महक खत्म हो गई है। यानी अब मैं खुले दिमाग से सोच सकता हूँ, और इस नर्क के प्राणी अधेड़ी से निपटने की योजना बना सकता हूँ। लेकिन योजना बनाने से पहले मुझे यह तय करना पड़ेगा कि मैं इसको सचमुच नर्क का प्राणी मानूं या नहीं मानूं, क्योंकि योजना उसी के अनुसार बनानी पड़ेगी। दिल तो नहीं मानता, लेकिन दिमाग कह रहा है कि मैं इसको नर्क का प्राणी ही मान लूं। और अगर ये अंधेरे नर्क का प्राणी है, तो तेज रोशनी से इसकी आंखें जरूर चौंधियाकर अंधी हो जाएंगी, और मुझको वार करने का मौका मिल जाएगा। और यह काम मेरे सिग्नल फेयर कर सकते हैं। मेरे वार इसके लिए मच्छर के डंक जैसे हैं। तगड़ी पावर वाला वार करना होगा। स्टार ब्लेड ने अधेड़ी के सिर के ऊपर लटक रहे उस विज्ञापन बॉक्स के सहारे को काट डाला। कट! और विज्ञापन बॉक्स को चमका रही बिजली की चमक ने अधेड़ी के शरीर को भी जगमगा दिया। गर्ररर! उम्मीद है इससे तुमको घर की नर्क की याद आ गई होगी। अब मैं तुमको यहाँ का लोकल नर्क दिखाऊंगा, जेल। लेकिन धड़ाक! आह! बिजली ने इसको कोई खास नुकसान नहीं पहुँचाया। अधेड़ी ऐसे झटके रोज झेलता है। ये झटके तो मुझको और ताजगी देते हैं। धड़ाक! आह! इतना तगड़ा वार भी बेकार हो गया, और कोई तरीका सूझ भी नहीं रहा, और ये और ज़्यादा वहशी हो गया है। ध्रुव के शरीर पर तेजी से घाव लगते जा रहे थे। इसके शरीर से पसीना फिर से बहना शुरू हो गया है। नसें फूल गई हैं इसकी, और मेरा दिमाग फिर से अंधेरे में डूबना शुरू हो गया है। सारी एक्यूपंक्चर सुइयाँ सड़क पर इधर उधर गिर गई। उनको ढूंढ पाना अब असंभव है, वरना कम से कम मैं अपने घावों के दर्द को ख़त्म कर सकता। अब ओहो! ध्रुव के दिमाग में कोई आइडिया कौंध आया था। काम बन सकता है, बस उसके लिए मुझको अपने शरीर में बढ़ रही कमजोरी को नज़रअंदाज करना होगा, और मोटरसाइकिल डायनमो तोड़कर उसके अंदर लगा चुंबक निकालना होगा। चुंबक निकालना तो आसान था, लेकिन कमजोरी नज़रअंदाज करना मुश्किल लग रहा है। धड़ाक! ध्रुव का शरीर कभी मार खाता हुआ और कभी वारों से बचता हुआ पूरे इलाके में घूम रहा था, और सड़क पर बिखरी एक्यूप्रेशर सुइयाँ चुंबक से चिपकती जा रही थी। लगभग सारी सुइयाँ मुझे मिल चुकी है। अब योजना के दूसरे हिस्से पर अमल करना होगा। ओह! ये सुइयाँ मैंने देखा है कि
तू इनका प्रयोग करके अपने दर्द को दबाया था, लेकिन मैं तुझको इतना अधिक दर्द दूंगा कि तू उसको दबा नहीं पाएगा। इन सुइयों का इस्तेमाल मैं अपना दर्द दबाने के लिए करूंगा भी नहीं। धड़ाक। इसने अपने नसें दिखाकर मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं एक्यूप्रेशर की उस विद्या को आजमाऊंगा जिसके जरिए अंगों को सुन्न किया जाता है। वास्तव में एक्यूप्रेशर का आविष्कार हुआ ही था युद्ध के घायल सैनिकों के ऑपरेशन के वक्त उनके अंगों को सुन्न करने के लिए, क्योंकि हर वक्त एनेस्थीसिया उपलब्ध नहीं रहता था। वही तरीका मैं अधेड़ी पर आजमाऊंगा। इसके शरीर में खास स्थानों पर सुइयां धंसाता जाऊंगा। ओह, लहूलुहान होने से कमजोरी तेरे दिमाग पर चढ़ गई है, इसलिए तू अधेड़ी का मुकाबला इन सुइयों को चुभाकर करना चाहता है। अरे पत्थर से जहाज नहीं टूटा करते। चुभा और सुइयां चुभा। हर सुई के बदले 2 घाव लगाऊंगा तुझे। आह! दर्द और कमजोरी इंसानी बर्दाश्त की हद से बाहर होती जा रही थी। लेकिन ध्रुव को तो मौत के परकाले अधेड़ी से लड़ना था, पर अब उसके होश उसका साथ छोड़ रहे थे। धड़ाक। लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी रंग ला रही थी। ये क्या हो रहा है मुझको? मेरा शरीर सुन्न क्यों पड़ता जा रहा है? मैं ना हाथ हिला पा रहा हूँ और ना ही पैर हिला पा रहा हूँ। अभी तुम्हारी आवाज़ भी बंद होने वाली है, क्योंकि ये आखिरी सुई तुम्हारे स्वर तंतुओं का संपर्क तुम्हारे दिमाग से काट देगी। धड़ाक, कड़ाक। और फिर मैं तुम्हारे दिमाग का संपर्क होश की दुनिया से काट दूंगा। चीख भी नहीं पाया अधेड़ी और बेहोश होकर जमीन पर आ गिरा। सीखी हुई कोई भी विद्या कभी बेकार नहीं जाती। अब पुलिस को फ़ोन करके इसको हॉस्पिटल भेजने का इंतज़ाम किया जाए, ताकि जांच करके इसकी सच्चाई का पता चल सके। अरे यह क्या? कागज़। आकार तो कागज़ का सा है, लेकिन ये तो मुझे खाल से बना हुआ लग रहा है और इस पर हारून शाह का नाम लिखा हुआ है। ये ज़रूर मृत्यु के पास से गिरा होगा, क्योंकि अंधेड़ी तो यहाँ पर खाली हाथ आया था। उसके शरीर पर कोई चीज़ छुपाने की जगह लायक जगह ही नहीं थी। क्या मतलब है इस कागज़ का? खैर, बाद में सोचूंगा। पहले तो इस मुसीबत को होश में आने से पहले पुलिस के हवाले किया जाए। स्टार ट्रांसमीटर से पुलिस को बुलाता हूँ, लेकिन स्टार ट्रांसमीटर का प्रयोग करने से पहले ही सारी पुलिस वहाँ आ गई। अरे, पुलिस की गाड़ियाँ बुलाने से पहले ही यहाँ आ गई। रोको रोको, ध्रुव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस मुसीबत को आपके लोगों के हवाले करना है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इस एरिया की कोठी नंबर 13 से भीषण गोलाबारी की खबरें आई है। यह रिपोर्ट भी है कि हारून शाह उसी कोठी में है। हम वहीं जा रहे हैं। ओह, एक काम करिए, आप इसको अस्पताल पहुंचाएं। उस कोठी की छानबीन मैं कर लेता हूं। ओके ध्रुव। कुछ देर बाद यह कोठी हारून शाह की कोठी है। यहीं पर पुलिस जमा है। ये क्या हुआ यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब? ओह ध्रुव, कुछ पता नहीं चल रहा। हारून शाह के सारे आदमी दहशत से जड़ हो गए हैं। बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, मृत्यु ले गई हारून को। दीवारों पर बने अंधाधुंध फायरिंग के निशान भी इसकी दहशत की पुष्टि कर रहे हैं। और हारून शाह कहाँ है? कहाँ पर है वो? आओ मेरे साथ। यह देखो हारून शाह, आत्मा निकल चुकी है इसकी। ओह, अगर मैं मृत्यु को रोक लेता तो हादसा न होता। मृत्यु को रोक लेता यानी तुमने मृत्यु को देखा सच में? हाँ इंस्पेक्टर, देखा है मृत्यु को मैंने। यानी मृत्यु आ गई सचमुच, सशरीर आ गई। इस अफवाह को झुठलाने के लिए हमारे पास 2 सबूत हैं। एक तो मृत्यु के आदमी अधेड़ी की जांच और दूसरा हारून का पोस्टमार्टम। अगर मृत्यु ने इसे मारा है तो इसकी मौत प्राकृतिक सिद्ध होनी चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में देर नहीं लगी और अस्पताल में हमने हारून शाह की बॉडी का कोना कोना छान मारा है ध्रुव, लेकिन उसकी मौत प्राकृतिक तरीके से हुई है, हार्ट अटैक से। उस पर किसी ने कोई वार नहीं किया। हो सकता है कि हारून का मृत्यु का भयंकर रूप देखकर डर गया होगा और उसको दिल का दौरा पड़ गया हो। लेकिन अभी हमारे पास एक और सबूत है, अधेड़ी। उसकी जांच कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर साहब जल्दी आइए इधर। अधेड़ी अधेड़ी, क्या हुआ अधेड़ी को? आप जल्दी आइए, जल्दी ही। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये तो पूरी तरह गल गया है। ये कैसे हो सकता है? अभी 1 घंटा पहले ही मैं इसको सही सलामत देखकर गया था। यानी हमारे हाथ से दूसरा सबूत भी निकल गया। नहीं ध्रुव, हमने इसकी कोशिकाओं और DNA की जांच की। ऐसा
डीएनए मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं अपना कैरियर दांव पर लगाकर यह कह सकता हूँ कि अधेड़ी पृथ्वी का प्राणी नहीं है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उससे तो एक ही बात सिद्ध होती है कि स्वामी भूतभूति के यज्ञ के कारण मृत्यु को सचमुच सशरीर पृथ्वी पर आना पड़ा। सबूत भी यही कहते हैं ध्रुव, और अफवाहें भी। अफवाहें एकाएक सच साबित हो गई थी। अखबार मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो लोगों में और डर फैल जाएगा, क्योंकि और किसी के कहने पर लोग विश्वास करें या ना करें, मेरे कहने पर तो वे आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे। तो इसमें गलत क्या लिखा है ध्रुव? स्वामी जी ने बुलाया और मृत्यु पाप दूर करने आई, यही हुआ है। और यही तुमने कहा है। यही हुआ है मम्मी, लेकिन अभी मृत्यु की सच्चाई को सामने आना बाकी है। वह भी आ जाएगी, क्योंकि मृत्यु तो अभी और पापियों की जान लेगी। एक मिनट, मेरे पास एक चीज़ है जिससे इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। वह कागजी रूपी खाल का रोल। इसकी जांच से कुछ पता चल सकता है। इस पर हारून के नाम के अलावा कुछ भी नहीं। ओ माय गॉड! इस पर एक और नाम है, अपने आप उभर आया है, माफिया बॉस लुंटी का। यानी अब उसकी बारी है। मुझको लुंटी का ठिकाना नहीं पता, लेकिन सारी चिड़ियाओं को मैं मृत्यु को ढूंढने में लगा देता हूँ। मृत्यु वहीं जाएगा जहाँ पर लुंटी होगा। वैसे अगर यह सब एक षड्यंत्र है तो सिर्फ एक आदमी का काम हो सकता है। मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। वैसे भी मुझे आज कोई खास काम नहीं है। मृत्यु के डर से कोई अपराधी अपने घर से बाहर कदम नहीं रख रहा। ध्रुव का ख्याल जरा सा गलत था। कुछ अपराधी अपने घर से बाहर थे। स्वामी भूतभूति के आश्रम में। बुला उस कमीने भूतभूति को जिसने हमको मारने के लिए मृत्यु को बुलाया है। आज उसे मौत के हवाले हम करेंगे। अरे स्वामी, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मृत्यु को वापस भेज दे स्वामी, वरना उसके पास जाने को तैयार हो जा। कभी नहीं, मृत्यु को हमने वापस भेजने के लिए नहीं बुलाया। वह अपने आप वापस जाएगा। तुम जैसे पाप के पुजारियों को नरक पहुंचाने के बाद तेरी मौत के साथ तेरे यज्ञ का असर भी खत्म हो जाएगा। स्वामी, तैयार हो जा मरने के लिए। लेकिन नहीं, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा। धड़ 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 धड़। कौन? ध्रुव, ये कैसे यहाँ पर? आह! बिजली की तेजी से घूम रहा ध्रुव का शरीर, और उन गुंडों के बदन कटे पेड़ों की तरह गिरते चले गए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ध्रुव? मृत्यु को रोकने आया था। मुझे शक है कि आप या तो खुद या किसी और को मृत्यु बनाकर माफिया बॉसों को मार रहे हैं, लेकिन इससे आम जनता में भी दहशत फैल रही है। सबसे बुरी बात तो यह है कि वे इन सब पे यकीन कर रहे हैं। जो सच है उस पर यकीन करना बुरी बात कब से होने लगी? ध्रुव, जिन पापियों का विनाश तुम नहीं कर पाए, उनका विनाश अगर मेरे द्वारा बुलाई गई मृत्यु कर रही है, तो तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? मुझ पर ही मृत्यु होने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम सत्य का साथ अवश्य देते हो, परंतु ध्यान रखना, अगर तुमने मृत्यु को रोकने की कोशिश की तो मृत्यु तुमको भी नहीं छोड़ेगी। यह सब झूठ है, ढोंग है। मृत्यु सशरीर कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं। तो फिर क्यों हार गए तुम मृत्यु से? कहाँ से आया था वह प्राणी अधेड़ी? और हारून स्वाभाविक मौत कैसे मर गया? हमारे सारे सवाल समाचार पत्र वालों ने भी पूछे हैं, और मैं भी पूछ रहा हूँ। है तुम्हारे पास इनका कोई उत्तर? ची ची ची। ओह, ये चिड़िया कुछ सूचना लेकर आई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सचमुच मृत्यु राजनगर में घूम रही है तो मैं उसको रोकूंगा कैसे? और रोकूं भी क्यों? और रोकूं भी क्यों? काम तो वह अच्छा ही कर रही है ना। अरे, मृत्यु को इस वक्त यहाँ से दूर घोरपाड़ा में देखा गया। यानी स्वामी भूतभूति मृत्यु नहीं है, ना ही मेरा कोई आदमी मृत्यु है। मृत्यु सत्य है, वास्तविकता है। मृत्यु मृत्यु जो कुछ भी कह रहा है वह हमारे कानून के विरुद्ध है। उसको मुझे रोकना ही पड़ेगा। मृत्यु पर विश्वास और संदेह करने वालों की बहस जारी थी।
अभी अभी समाचार मिला है कि कुछ अपराधियों ने स्वामी भूतभूति के आश्रम पर हमला किया, पर ध्रुव ने हमले को नाकाम कर दिया। सभी हमलावर पकड़े गए हैं। अब हम आपको मृत्यु के बारे में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ठाका के विचार सुनते हैं। यह बातचीत कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड की गई है। मृत्यु को सचमुच देखा गया है और देखने वाला भी ध्रुव जैसा व्यक्ति है, जिसकी बात पर अविश्वास करना मुश्किल है। आपका इस पर क्या कहना है? ये भ्रमजाल है। ध्रुव जैसे इंसान को भी धोखा हो सकता है। मृत्यु का दिखना मास हिस्ट्रिया के अलावा कुछ भी नहीं। अगर यह भ्रमजाल है डॉक्टर ठाका, तो हारून की रहस्यमय मृत्यु कैसे हुई? उसके आदमी भय से जड़ कैसे हो गए थे? और अधेड़ी कौन था? ऐसे प्राणी तो पृथ्वी पर मिलते ही नहीं। उसका गलना भी एक रहस्य बन गया है। इन सवालों में का क्या आपके पास क्या जवाब है? फिलहाल तो जवाब देना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी हो। देखा, डॉक्टर ठाका भी मृत्यु पर विश्वास करने लगे थे। ओह, वह रहा मृत्यु, लेकिन यह तो तेजी से भाग रहा है, जैसे अपना काम कर चुका हो। अभी पता करता हूँ। रुक जाओ। ओह, तू फिर आ गया, लेकिन जरा देर से आया। लुंटी के प्राण मैं हर चुका हूँ, परंतु तू यहाँ पर कैसे आया? शायद मेरा अधिकार पत्र जो गिर गया था वह तुझे मिल गया, परंतु अब मुझे इस अधिकार पत्र की आवश्यकता है भी नहीं। 2 महापापियों की आत्माएं मैं निकाल चुका हूँ। बाकी पापी अपने आप घबरा कर पाप का रास्ता छोड़ देंगे। अब मैं वापस जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। छोड़ दे मेरा रास्ता। तड़ाक! ओह, फिर से दिल बुरी तरह घबरा रहा है, लेकिन मुझे मृत्यु को रोकना ही होगा। स्टार लाइन ने खुरखुर्रा को गिराने पर मजबूर कर दिया। ओह, तूने धरती से मेरा संपर्क करा दिया। महापाप किया है तूने। अब मृत्यु तेरा प्राण हरेगा, नहीं बचेगा तू। तुझे यहाँ भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा और नर्क में भी तेरी आत्मा को सताऊंगा। आह! रोशनी की चमक से आंखें भारी हो रही हैं, सर घूम रहा है। एक बार फिर चमक उठा मृत्यु के मस्तक पर चिपका सितारा। अब निपट मेरे गुलाम प्रेत आत्माओं से। ओह, वही पुरानी चाल, लेकिन ऐसे मैं पहले भी निपट चुका हूँ, फिर निपट लूँगा। नहीं निपट पाएगा। पिछली बार मैंने तुमको कम आंक कर भूल की थी, इस बार मैंने अपना वार बदल दिया है। इन गुलाम प्रेत आत्माओं के साथ इस बार असली प्राणी भी हैं, और इस बार ये अकेले प्राणी नहीं हैं जिससे तू निपट सके। दर्जनों हैं ये नर्क के प्राणी, जो तेरे शरीर से चिपक कर तुझे नोच नोच कर झंझोड़ डालेंगे। ओह, अपने लिए मदद बुलानी होगी। भौं भौं, ओह ओह। ध्रुव की पुकार पर गलियों में घूम रहे कुत्ते दौड़ते चले आए, लेकिन उनका आना या ना आना बराबर था, क्योंकि वे उन प्राणियों के सामने पल भर भी नहीं टिक पाए। ओह, कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा और ये प्राणी मुझे नोचते जा रहे हैं। फिलहाल इनसे पीछा छुड़वाने के लिए यहाँ से भागना ही पड़ेगा। भागता कहाँ है? मृत्यु से बचकर आज तक कोई भाग पाया है? ले, तुझको मैं नर्क की आग के घेरे में कैद कर देता हूँ। इसको तू तो क्या, ये नर्क के छोटे शैतान भी पार नहीं कर सकते। अब ये इसी अग्निवृत्ति के अंदर तुझको नोच डालेंगे, फाड़ डालेंगे। अब मुझे गुलाम आत्माओं को यहाँ पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ ले जाता हूँ मैं इनको। तो दोस्तों, इस भाग में इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए इसके तीसरे भाग का। मुझे कमेंट कीजिए आपको ये भाग कैसा लगा, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।